First of all, subject chemistry, chapter solution. We are going to study the solubility of gas in a liquid. Dear student, हम जब किसी गैसेस स्टेट वाले सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट वाले सब्सटेंस से सॉल्युबल करते हैं तब हम उसकी रेंज उसके कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी यहाँ पर करेंगे. फर्स्ट वी हैव स्टडी द सॉल्युबिलिटी मीन्स the maximum amount of solute dissolve in a definite amount of solvent in a given temperature or a system is known as the solubility. Means सॉल्यूट का वह मैक्सिमम अमाउंट जो डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के साथ एक डेफिनेट टेम्परेचर पर सॉल्युबल होता है वह उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है. सॉल्युबिलिटी की वैल्यू नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर्स की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है. डियर स्टूडेंट, ये डिफरेंट टाइप के अफेक्टिंग फैक्टर गैसों की सॉल्युबिलिटी को किसी लिक्विड या सॉलिड के साथ वेरियस इंटेंसिटी पर अफेक्ट करते हैं. सो वी कैन से दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ पर्टिकुलर लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर एंड 1 atmospheric pressure is volume of it in 1 cc at STP needed to prepare saturated solution in 1 cubic centimeter of solvent. मीन्स हमने इसे केमिस्ट्री के टर्मिनोलॉजी पर कहा. मीन्स ये हुआ कि यदि हम किसी सॉल्वेंट का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते हैं और वो कैसा सॉल्यूशन, फुली सेचुरेटेड सॉल्यूशन. मीन्स सेचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें एक निश्चित टेम्परेचर पर मीन्स STP पर सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व होती है. मीन्स सॉल्वेंट के साथ मैक्सिमम अमाउंट जब सॉल्यूट का डिजॉल्व होता है STP पर तब वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है. सो डियर स्टूडेंट, हम 1 लीटर सॉल्वेंट के साथ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मीन्स 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाने के लिए जब हम किसी पर्टिकुलर गैस को एक गिवन टेम्परेचर पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उसके वॉल्यूम को 1 क्यूबिक सेंटीमीटर तक क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, वह उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है. डियर स्टूडेंट, हम गैसों की सॉल्युबिलिटी को एब्जॉर्बेशन कोफिशिएंट्स के द्वारा शो करते हैं और अल्फ़ा के द्वारा डिनोट करते हैं. नेक्स्ट टर्म है अफेक्टिंग फैक्टर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड. सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट है नेचर ऑफ गैस एंड द लिक्विड. डियर स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस दैट लिक्विफाइड इजीली ऑन व्हिच रिएक्ट विथ सॉल्वेंट इज हाई. एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोराइड, CO2, sulfur dioxide, ammonia. These gases such as N2O2 do not liquefy easily, do not react with solvent or less soluble. कहा यह गया जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी मैच करती है मीन्स जो गैसें इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं वो हाईली सॉल्युबल होती हैं. मीन्स ऐसी गैसें सॉल्वेंट से जल्दी रिएक्ट कर लेती हैं और कम प्रेशर पर भी लिक्विफाइड हो जाती हैं, इसलिए विगरसली रिएक्ट करती हैं. दूसरी तरफ N2 और O2 जैसी गैसें ईजिली लिक्विफाइड नहीं होती, इसलिए सॉल्वेंट से जल्दी रिएक्शंस को परफॉर्म नहीं करती, इसलिए लेस सॉल्युबल होती हैं. सो डियर स्टूडेंट, जैसा गैस का नेचर होगा वैसे ही वो सॉल्वेंट के साथ सॉल्युबल बिहेवियर करेगी. सेकंड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. डियर स्टूडेंट, solubility of gas in a liquid decrease as the temperature increase. डियर स्टूडेंट, आप पहले से जानते हैं जब हम किसी सिस्टम या किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं इसका मीन्स होता है हम अमाउंट ऑफ हीट इंक्रीज़ करते हैं. अमाउंट ऑफ हीट मीन्स इंक्रीज़ द टेम्परेचर मीन्स इंक्रीज़ द काइनेटिक एनर्जी मीन्स इंक्रीज़ द वॉल्यूम. डियर स्टूडेंट, जब हम गैसों को लिक्विड के साथ डिज़ोल्व करना चाहते हैं या उन्हें सॉल्युबल करना चाहते हैं और यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तब वो गैसें और लिक्विड की स्टेट सिमिलर ना होने से रिएक्शन लेट होगी. मीन्स जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है किनकी, गैसों की, और जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे गैसों की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती हुई चली जाती है. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़. डियर स्टूडेंट,
Solubility of gas is also affected by impurities that are dissolved in it. For example, CO2 is less soluble in aqueous solution of potassium chloride or Na2SO4 than in pure air. Just example, soda bottle starts fuming when a small quantity of salt is added to it. Next है pressure. Dear student, solubility of gas in a liquid is highly affected by pressure. Solubility increase on increased pressure. It can be explained on the following basis. Say a system of gaseous solution exists in a pressure P, temperature T, whose lower part is solution and upper part is gas. Dear student, यदि इसे कंक्लूड किया जाए तो जैसे जैसे हम किसी मटेरियल या किसी सिस्टम या सब्सटेंस का प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं मीन्स हम पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करते हैं, मीन्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ करते हैं। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ किया जाता है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस मिनिमम होना शुरू होती है। जैसे ही ये गैसों के बीच की मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस डिक्रीज होगी और हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हुए चले जाएंगे तब वैसे ही ये गैसें के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस इक्वल होंगे और गैस सॉलिड में चेंज हुए बिना लिक्विड में चेंज हो जाएगी और इजीली सॉल्युबल हो जाएगी। मीन्स अपन कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम क्या इंक्रीज़ करते हैं, जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे गैसों की सॉल्युबिलिटी किसी भी लिक्विड के साथ इंक्रीज होती हुई चली जाती है। मीन्स द मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas present in the equilibrium with the liquid. मीन्स हेनरी के द्वारा गैसों की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के प्रति प्रेशर्स के इफेक्ट को शो करने के लिए ला दिया गया जिसे हेनरी का गैसेस लॉ कहा गया। इनके अकॉर्ड किसी भी दिए हुए वॉल्यूम में पर्टिकुलर गैस का वह मास या वह अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जो उस वॉल्यूम में डिज़ॉल्व है और यदि उस पर्टिकुलर डिज़ॉल्व स्टेट का टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उसमें उतनी ही गैस डिज़ॉल्व होगी जितना कि प्रेशर इंक्रीज़ किया जाएगा। मीन्स जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता हुआ चलाया जाएगा तो वैसे ही गैस का ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लिक्विड के साथ डिज़ॉल्व होते हुए सॉल्युबल होते हुए सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। सो वी कैन से दैट डिज़ॉल्व मास ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। सेकंड वर्ड यहाँ पर है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स हम किसी गैस को लिक्विड में सॉल्युबल कर रहे हैं, मीन्स लिक्विड गैस लिक्विड में चेंज होगा और लिक्विड गैस में चेंज होगा, दोनों स्टेजेस आपस में इंटर कन्वर्ट होंगी तब जाकर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। और उस समय पर उस इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करने में मीन्स इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने में हमने जितना प्रेशर इंक्रीज़ किया उस टाइम पर जितना गैस पर्टिकुलर गैस डिजॉल्व हुई उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में वो प्रेशर के क्या होगी प्रोपोर्शनल होगी। यदि हम इसे केमिस्ट्री के टर्मिनोलॉजी पर और कंडेंस करें तो कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट ओवर द गैस। मीन्स अपन क्या कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन मीन्स आपने कोई सॉल्यूशन लिया है और उस सॉल्यूशन में 75% मोल एक मटेरियल के हैं और 25% एक मटेरियल के हैं। मीन्स वह 25% मोल उन 75% मोल के कंपेयर में कितना फ्रैक्शन रखते हैं वो उसका मोल फ्रैक्शन कहलाता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन मीन्स किसी टोटल सॉल्यूशन में पर्टिकुलर डिजॉल्व गैस के जितने मोल उपलब्ध होते हैं वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उस पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर का। क्यों? टोटल प्रेशर नहीं, जिस प्रेशर पर समझिएगा व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर, वह मिनिमम या मैक्सिमम प्रेशर जिसमें कोई पर्टिकुलर गैस अपनी गैसेस स्टेट को चेंज करके लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है या गैस या लिक्विड के बीच इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, वह प्रेशर पार्शियल प्रेशर कहलाता है। यही है हेनरी लॉ। हेनरी ने यदि गैस के मास को m से रिप्रेजेंट किया और प्रेशर को p से रिप्रेजेंट किया जाए तो m इज़ प्रोपोर्शनल टू p मीन्स m इक्वल टू k h इंटू p।
यहाँ पर KH क्या होगा, ये होगा कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट चेंज होगा। मॉस क्या होगा, मॉस ऑफ अ गैस डिजॉल्व इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। प्रेशर P मीन्स प्रेशर ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वी हैव डिटेक्ट व्हाट इज़ द सॉल्युबिलिटी, मीन्स वह मैक्सिमम अमाउंट पर्टिकुलर सॉल्यूट का जो एक गिवन वॉल्यूम सॉल्वेंट के साथ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिज़ाल्व हो जाता है, वह उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। सॉल्युबिलिटी को अलग अलग फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला होता है पर्टिकुलर उस गैस का नेचर जो सॉल्वेंट के साथ डिज़ाल्व होना चाहती है। दूसरा है टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर गैसों की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है और टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पर गैसों की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट आया था इम्प्योरिटीज़। कई हमें ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि जैसे ही इम्प्योरिटी इंक्रीज़ की जाती है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। फिर आया इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर और गैसों की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी में कैसा बिहेव या कैसा ऑब्जर्वेशन दिखा, इसको हेनरी लॉ से समझा जा सकता है। मीन्स जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज़ करते चले जाते हैं वैसे वैसे गैसों की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती होती हुई चली जाती है। मीन्स टोटल सॉल्यूशन में जितना मोल वह पर्टिकुलर गैस सॉल्यूट के फॉर्म में डिजॉल्व हुई होती है वह उस पार्शियल प्रेशर से क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। सो डियर स्टूडेंट, गैसों की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड हेनरी लॉ की स्टडी हमने करी। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट ओवर इन द गैस। मीन्स for different gases at same temperature the value of constant are different. Hence the value of constant depend upon the nature of gas, nature of solvent and temperature. It is clear from that rule, greater the value of constant given temperature, lower in the solubility of gas in liquid, temperature of mole fraction. Dear student, after that we have going to study the limitation of Henry law. डियर स्टूडेंट, यह लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन पर तो अप्लीकेबल है, बट ऐसी गैसें जो हाईली सॉल्युबल हैं सॉल्वेंट के साथ वो इस रूल को फॉलो नहीं करती। प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड बी लो एंड हाई रेस्पेक्टिवली। गैस शुड शो आइडियल बिहेवियर। गैस शुड नॉट रिएक्ट विथ लिक्विड। गैस शुड neither associated or dissociated in liquid. For example, law is not applicable dissociation of ammonia in water in form of compound. Dear student, हमने हेनरी लॉ से प्रेशर का इफ़ेक्ट या प्रेशर का एप्लीकेशन जाना गैसों की सॉल्युबिलिटी के लिए। हमने ये भी जाना कि जब हम आइडियल गैस बिहेवियर्स को गैसों पर अप्लाई करते हैं और हम लगातार यदि हम प्रेशर को इंक्रीज़ करें तो गैसें का वॉल्यूम 0 होने से पहले, मीन्स यदि हम प्रेशर को 100 कर दें, टेम्परेचर को हम 0 या कांस्टेंट मान लें और लगातार यदि हम प्रेशर को इंक्रीज़ करें तो गैसों आइडियल गैस बिहेवियर के अकॉर्ड गैसों का वॉल्यूम 0 हो जाना चाहिए जब प्रेशर 100 अप्लाई हो। लेकिन हम क्या देखते हैं, इस आइडियल गैस बिहेवियर से में डेविएशन देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम गैसों का प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं गैसें का वॉल्यूम 0 होने से पहले वो गैसें लिक्विफाइड हो जाती हैं। मीन्स एक दिए हुए टेम्परेचर पर या कांस्टेंट टेम्परेचर पर वह मैक्सिमम या मिनिमम प्रेशर जिसमें गैसें लिक्विफाइड या लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती हैं वो पार्शियल प्रेशर कहलाता है। इस पार्शियल प्रेशर हेनरी के पार्शियल प्रेशर के अकॉर्ड या हेनरी लॉ के डिफरेंट एप्लीकेशन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेज। डियर स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप के सॉफ्ट ड्रिंक जैसे सोडा वाटर बॉटल में सील पैक आपको मार्केट में मिलते हैं। मीन्स वहाँ पर हम पर्टिकुलर प्रेशर इंक्रीज़ करके या पार्शियल प्रेशर मेंटेन करके कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कर लेते हैं। इसी तरह रेस्पायरेशन इन डीप सी। डियर स्टूडेंट, जो डीप सी ये गहरे ओशियन या समुद्रों के ड्राइवर्स होते हैं, वो जो एयर वह लोग जिस एयर का यूज अपने रेस्पायरेशंस की प्रोसेस में करते हैं वह गैसें हाई प्रेशर में है। वो गैसें होती कौन सी हैं, मीन्स N2 और O2 जब वो अंडरग्राउंड सी में जाते हैं
तब वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है और ये सालुबल हो जाती हैं। सालुबल होकर ये ब्लड में डिज़ॉल्व हो जाती हैं। ऑक्सीजन गेट यूज्ड अप ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म बट नाइट्रोजन रिमेन्स इन ब्लड। डियर स्टूडेंट, जब प्रेशर इंक्रीज होता है अंडर द सी, तब ऑक्सीजन का यूज़ तो हो जाता है बट नाइट्रोजन उसी तरह रिमेन्स ब्लड में पड़ी रहती है। इट इज़ प्रेजेंट इन ब्लड, किस फॉर्म में? बबल फॉर्म में। ये बबल अफेक्ट करते हैं हमारे नर्व इम्पल्स को और हमारे बॉडी में बेंड्स नाम की कंडीशनल डिसीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। बेंड को अवॉइड करने के लिए, इसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट को मिनिमम करने के लिए एज अबाउट उन सिलेंडर में हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर फिलअप किया जाता है, जिससे यह हीलियम उन्हें लिक्विफाइड होने या एसोसिएशन से क्या करती है? प्रिवेंट करती है। सो डियर स्टूडेंट, हमने सिलेंडर में पार्शियल प्रेशर का यूज किया और 11% एज ए हीलियम, 56% एज ए नाइट्रोजन एंड 33% एज ए ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज किया जाता है। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट, ये थे एप्लीकेशन किसके? हेनरी लॉ के। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द मेन point of the chapter solution, that is colligative property of solution. Dear student, colligative property of solution. Dear student, 11th और 10th 12th की केमिस्ट्री के स्टडी के लॉजिक को थोड़ा समझते हैं। एक्चुअली 11th पर हमने एटम लेवल के केमिस्ट्री की स्टडी करी थी। 12th में हम मॉलिक्यूल्स लेवल की केमिस्ट्री की स्टडी करने जा रहे हैं। डेर आप जानते ही हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी द सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन मीन्स दो अलग अलग सब्सटेंस से बना हुआ एक मिक्सचर, मीन्स अ मॉलिक्यूल्स, मीन्स एक मॉलिक्यूल्स, मीन्स एक कंपाउंड या मिक्सचर की स्टडी कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर जो भी कैरेक्टरिस्टिक फॉलो किए जाएंगे वह मॉलिक्यूल्स लेवल के होंगे, ना कि एटम लेवल की। इसी मॉलिक्यूल्स लेवल की मीन्स मॉलिक्यूल कौन कौन से केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है और उनका क्या इंपॉर्टेंस है। जब हम मॉलिक्यूलर लेवल की स्टडी करते हैं तभी मॉलिक्यूल्स लेवल का टर्म निकल कर बाहर आता है, जिसे हम नाम देते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट, क्या होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़? means some properties of a solution, means some properties of a chemical, molecules or compound which are depend upon the number of solute particle, atom, molecule or ion present in definite volume of it. These are called colligative properties. These do not depend upon the chemical structure, composition of solute, but depend on the number of particle of solute प्रेजेंट इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। डियर स्टूडेंट, किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के टोटल नंबर पर डिपेंड करता है, वो ऐसी प्रॉपर्टी जो केमिकल स्ट्रक्चर या कंपोजिशन पर डिपेंड नहीं करती, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट डिज़ॉल्व है उस सॉल्यूट के नंबर या नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, वह प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं? उसी प्रॉपर्टीज़ को हम नाम देते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे सिलेबस में है? फर्स्ट है वेपर प्रेशर, सेकंड बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है फ्रीजिंग पॉइंट एंड देन इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर। डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने वेपर प्रेशर मीन्स प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग 10th या पिछले क्लासेस में कई बार पढ़ी। एक रियलाइजेशन करिए, सपोज देन एक खुले ओपन कोई वाटर रिसोर्स है, मान लीजिए एक पॉन्ड है मीन्स तालाब है। आप क्या देखते हैं? आपको पता है कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होना शुरू हो जाता है? अपनी लिक्विड स्टेट को छोड़ता है और वेपर स्टेट में को मेंटेन करता है, मीन्स दैट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस में वह इवेपोरेशन को परफॉर्म करता है। तो क्या एक क्वेश्चन आपके ब्रेन पर नहीं आता कि दिन में जब सनराइज होता है और टेम्परेचर 40 to 50 लैंड का होता है, उस समय सारे वाटर को बॉयल हो जाना चाहिए, में इवेपोरेट हो जाना चाहिए? लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि यह एक इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मीन्स हमारे इस यूनिवर्स में सॉलिड, लिक्विड, गैस और उन का परसेंटाइल फिक्स है। एक स्लोली प्रोसेस है, दोनों
एक दूसरे में स्लोली कन्वर्ट होते हैं। मीन्स जब तक दो स्टेज के बीच में, समझिएगा, जब दो स्टेज में सॉलिड या गैस, सॉलिड या लिक्विड, लिक्विड या सॉलिड, सॉलिड या लिक्विड, इन दो किन्हीं भी दो स्टेजेस के बीच में क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता, तब तक पर्टिकुलर वह स्टेट फॉलो नहीं होती। वेपर प्रेशर, व्हाट इज़ अ वेपर प्रेशर? सपोज देन इसे हम 3 या 4 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वेपर मीन्स फॉर्म ऑफ गैस। ऐसी मीन्स जब कोई लिक्विड को हम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, उस लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, उसके पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है, मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती हुई जाती है, वैसे ही पर्टिकुलर लिक्विड गैसेस स्टेज में ट्रांसफ़र हो जाता है या गैसेस स्टेट को अडॉप्ट कर लेता है। यदि कोई लिक्विड की सरफेस है जहाँ पर हम पर्टिकुलर लिक्विड को बॉयल करने जा रहे हैं, तो सपोज देन हमारे पास एक बीकर है और बीकर में हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं, तो बीकर की वह सरफेस जो एटमॉस्फेयर पर उपलब्ध होती है, मानिएगा, बीकर की वह सरफेस जो एटमॉस्फेयर पर एक्सपोज होती है, उस एक्सपोज पर सरफेस पर उस पर्टिकुलर लिक्विड में के द्वारा जितनी वाटर वेपर रिलीज़ की जाती है, उस वेपर के द्वारा जितना प्रेशर कंटेन किया जाता है वह वेपर प्रेशर कहलाता है। मीन्स जितना लिक्विड की सरफेस एटमॉस्फेयर पर बाहर दिखाई दे रही है, उस सरफेस पर जितने वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, उन वाटर मॉलिक्यूल्स जो वेपर स्टेज में प्रेजेंट हैं, उनके द्वारा लगाया गया प्रेशर ही उस पर्टिकुलर वेपर का वेपर प्रेशर होता है। किसके अकॉर्ड आपने ये वेपर प्रेशर डिफाइन की? वह लिक्विड की सरफेस जो एटमॉस्फेयर पर एक्सपोज है और बॉयल होने के लिए तैयार है या बॉयल हो रही है। दूसरी डिफिनीशन, अब आप जानते हैं कि जो लिक्विड का जो बाउल जो है या जो बीकर है, हमने जिसे बॉयल करने के लिए रखा है, वो चारों तरफ से एटमॉस्फेयर से कवर है। मीन्स एटमॉस्फेयर पर भी गैस और वेपर ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है। वह वेपर या वह गैसें जो एटमॉस्फेयर पर प्रेजेंट हैं, वो किसी भी सरफेस पर लिक्विड सॉलिड या पर क्या डालती हैं? एक प्रेशर अपोज करती हैं। तब अब यहाँ पर आते हैं। सो डियर स्टूडेंट, तो आपने कहा कि बीकर में बॉयल हो रहा है पर्टिकुलर लिक्विड, तो लिक्विड पर्टिकुलर बॉयल हो रहे लिक्विड की वह सरफेस जो एटमॉस्फेयर पर एक्सपोज थी, उस एक्सपोज सरफेस पर एटमॉस्फेयर पर प्रेजेंट वेपर के जितने मॉलिक्यूल्स द्वारा उस पर प्रेशर अपोज किया जाता है या लगाया जाता है, उसे नाम देते हैं अपन वेपर प्रेशर। तो दो तरह से आपने डिफाइन किया। लिक्विड जो बॉयल हो रहा है उसकी कितनी सरफेस एटमॉस्फेयर पर एक्सपोज है, एक्सपोज सरफेस में कितने मॉलिक्यूल्स उस वेपर के प्रेजेंट हैं, उन प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो भी प्रेशर लगाया जाता है वो वेपर प्रेशर हुआ। दूसरी डेफिनेशन दी आपने, एटमॉस्फेयर के कितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड की खुली सरफेस पर प्रेजेंट है और प्रेशर लगा रहे हैं, वो उसका वेपर प्रेशर। एंड थर्ड स्टूडेंट, यदि इसे थर्ड डिफिनीशन से कंक्लूड किया जाए तो अपन इसे कह सकते हैं कि जब लिक्विड का वो कंटेनर, उस कंटेनर की कितनी सरफेस में वाटर मॉलिक्यूल्स के जितने मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, उसी समय पर एटमॉस्फेयर के जितने मॉलिक्यूल्स वेपर के फॉर्म में उस लिक्विड में प्रेजेंट होंगे, उन दोनों का आपस में लगाया गया प्रेशर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा। उस समय पर जितने मॉलिक्यूल्स उस सरफेस पर प्रेजेंट होंगे, उनके द्वारा लगाया गया प्रेशर ही उस पर्टिकुलर वेपर का वेपर प्रेशर होगा। सो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ दो स्टेजेस के इंटरेक्शन की बात करी। एक स्टेज है लिक्विड जो कंटेनर में है, दूसरी स्टेज है वेपर जो एटमॉस्फेयर पर प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर की गैस उस लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर लगा रही है और वह लिक्विड पर्टिकुलर टेम्परेचर या अमाउंट ऑफ हीट या काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करके गेन करके लगातार वह भी एक प्रेशर क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। इस तरह से एक स्टेज लिक्विड कि वो सरफेस और उस सरफेस पर प्रेजेंट वह मॉलिक्यूल्स जो वेपर स्टेट में हैं, और उसी समय दूसरी स्टेज
गैस या वेपर जो एटमॉस्फेयर पर प्रेजेंट है, जब इन दोनों स्टेजेस के बीच में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा तो उस इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करने में जितने मालिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे उन मालिक्यूल्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर ही उस पर्टिकुलर वेपर का वेपर प्रेशर होगा। अकॉर्डिंग टू योर बुक, जब किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में जब किसी लिक्विड के किसी कंटेनर को एयर में एक्सपोज किया जाता है तब इट्स स्लोली वेपराइज, मीन्स मोस्ट ऑफ द लिक्विड टेंड टू वेपराइज, बट व्हेन सच अ लिक्विड केप्ट इन क्लोज कंटेनर द एयर फ्रॉम कंटेनर इज इवैक्यूएटेड, द लिक्विड वेपराइज एंड फिल इन द अवेलेबल स्पेस विद इन इट्स वेपर। As the evaporation proceeds further, the number of gaseous molecules in the vapor phase also increase gradually. So we can say that the maximum pressure exerted by the vapor of a liquid at a definite temperature when the vapor and liquid phases are in like equilibrium. It's called vapor pressure of liquid. डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फिर से इंट्रैक्शन की बात करी गई। क्या कहा गया? वह मैक्सिमम प्रेशर जो एग्जर्ट किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है किसके द्वारा? उस लिक्विड की वेपर के द्वारा, जो एक निश्चित टेम्परेचर पर प्रोड्यूस हुआ है। कब? जब वेपर एंड लिक्विड मीन्स वेपर स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों मिलकर एक फेज बनाती हैं, जहाँ पर लिक्विड और वेपर दोनों स्टेट प्रेजेंट होती हैं। डियर स्टूडेंट, एक टर्म और आया, स्टेट एंड फेज। डियर स्टूडेंट, स्टेट सिंगल होती है, आपने कहा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। फेज दो या दो से अधिक स्टेट जब मिक्स होती हैं तब उसे फेज कहा जाता है। आपने क्या कहा? सर लिक्विड भी प्रेजेंट है और गैस भी प्रेजेंट है। तब आपने कहा ना तो ये पूरी तरह से लिक्विड है, ना तो ये पूरी तरह से सॉलिड है, गैस है। मीन्स यह लिक्विड और गैस की एक फेज़ है जो दो और दो से अधिक स्टेजेस से मिलकर बने हैं। डियर स्टूडेंट, तो हमने क्या माना कि पर्टिकुलर हमने कोई एक बर्तन लिया, बावल लिया या हमने बीकर लिया, उसमें पर्टिकुलर प्योर सॉल्वेंट भरा। ध्यान दीजिएगा, प्योर सॉल्वेंट भरा। प्योर सॉल्वेंट भरने के बाद हमने उसे बॉईल करना शुरू किया। एक निश्चित टेम्परेचर के बाद हम देखते हैं कि वह लिक्विड वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है। तब हमने क्या देखा? ये माना कि जब हम उसे एक गिवन टेम्परेचर या निश्चित टेम्परेचर तक बॉईल करते हैं तब उस पर्टिकुलर वाटर सरफेस या लिक्विड की सरफेस पर उस लिक्विड के जितने मालिक्यूल्स क्या बनाते हैं? वेपर मालिक्यूल्स में चेंज होते हैं। उसी समय वेपर जो उसके चारों तरफ प्रेजेंट है उसके उतने ही मालिक्यूल्स लिक्विड में चेंज होते हैं और उन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। दोनों जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करते हैं तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स लिक्विड और वेपर के सेम या बराबर होते हैं। अब वही पर्टिकुलर नंबर ऑफ मालिक्यूल्स के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वही उस लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है। डियर स्टूडेंट, अब हमारा टर्म्स आता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कभी कभी हम क्या देखते हैं कि जब हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं तब हमें वेपर प्रेशर का जो डिजिट या जो हमें नंबर मिलता है और उसमें जब कोई इम्प्योर मटेरियल या इम्प्योरिटी मिक्स कर दी जाती है या कोई दूसरा मटेरियल मिलाकर उसे सॉल्यूशन में चेंज कर दिया जाता है, वैसे ही उस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है या तो वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है या तो वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। फिर समझिएगा क्वेश्चन क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। हमने पहले टर्म कॉइन किया वेपर प्रेशर में, जब कोई लिक्विड गैस में चेंज होता है, वेपर में चेंज होता है, तो वेपर चेंज होते समय दो स्टेजों के बीच में एक फेज डेवलप होती है जहाँ पर दोनों स्टेज के मालिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। जितने मालिक्यूल्स दोनों स्टेजेस के प्रेजेंट होते हैं वो आपस में वहीं पर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करते हैं और उन्हीं नंबर के बराबर जो प्रेशर उस सरफेस पर लिक्विड पर लगाया जाता है वही उसका वेपर प्रेशर होता है। फिर हमने क्या कि हमने प्योर वाटर लिया था, प्योर वाटर का हमने वेपर प्रेशर निकाला तो सपोज हमें 20 मिला, लेकिन जब हम प्योर वाटर में सोयल मिक्स कर दें, कोई शुगर मिक्स कर दें, साल्ट मिक्स कर दें और फिर उसका वेपर प्रेशर हम मेजर करते हैं, तब हमें वो प्योर सॉल्वेंट मीन्स प्योर वाटर से लोअर या लीस्ट या कम मिलता है। ये लोअरिंग क्यों होती है? सो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? Dear student, if a non-volatile solute is added to a volatile liquid,
इट्स ए वेपर प्रेशर डिक्रीज। डियर स्टूडेंट, बात समझिए। मटेरियल टू टाइप्स के होते हैं, सम आर वोलेटाइल, सम आर नॉन वोलेटाइल। मीन्स ऐसे मटेरियल जो वेपर बनाते हैं या वेपर फॉर्म में रह सकते हैं वो वोलेटाइल हैं, जो गैसियस स्टेट में रह सकते हैं वो वोलेटाइल हैं, और जो गैसियस या वेपर स्टेट में नहीं रह सकते वो नॉन वोलेटाइल हैं। मीन्स जब हम किसी प्योर लिक्विड के साथ, मीन्स प्योर लिक्विड वो जो वेपर बना सकता है, उसके साथ हम नॉन वोलेटाइल मटेरियल, मीन्स ऐसा मटेरियल या ऐसी इम्प्योरिटी जो वेपर नहीं बनाती, जब हम उसे उसके साथ मिक्स कर देते हैं तब हम ये देखते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि होल सरफेस ऑफ लिक्विड इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इन द केस ऑफ अ सॉल्यूशन। सरफेस ऑफ सॉल्यूशन इज ऑक्यूपाइड बाय द सॉल्यूट पार्टिकल, these are non volatile, so decrease in the number of molecules of the liquid। समझिए बात को। आपने कहा कि हमने 100 मॉलिक्यूल्स प्योर H2O के लिए थे, अब H2O का हर मॉलिक्यूल्स वेपर बना रहा है। अब आपने कहा हमने 100 मॉलिक्यूल्स को 50 मॉलिक्यूल्स शुगर के साथ ऐड कर दिया तो दोनों का वेपर क्या बना, 2:1। जब आपने प्योर वाटर लिया था, उसे वोलेटाइल किया, आपने उसे इवेपोरेट किया था और आपने देखा था कि प्योर वाटर 10 मॉलिक्यूल्स के बराबर क्या लगाता है, वेपर प्रेशर लगाता है। अब आपने क्या किया, उसमें कोई इम्प्योरिटी या सॉल्वेंट मिक्स, सॉल्यूट मिक्स कर दिया, वो मॉलिक्यूल्स के साथ जाएगा, उसके साथ एसोसिएट होगा। तो आपने क्या, शुगर और इसको मिक्स किया, आपको रेशियो मिला 2:1। तब आपने क्या कहा कि सर वो नॉन वोलेटाइल है। जब वो नॉन वोलेटाइल होगा तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल सरफेस पर कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सरफेस पर तो रहेगा लेकिन वेपर स्टेट को मेंटेन नहीं करेगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नंबर कम हो जाएगा, जिससे वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, डिफरेंट सॉल्यूशन में जब इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाया जाता है, तो प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर उसमें मिली हुई इम्प्योरिटीज़ के वेपर प्रेशर से कम होना शुरू हो जाता है। इसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के नाम पर जाना गया और इसे एक्सप्लेन करने के लिए राउल्ट ने लॉ प्रपोज किया, जिसे राउल्ट लॉज के नाम पर जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट इज डिक्रीज व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन इट। उनका कहना क्या था? उनका कहना ये है कि यदि आपने प्योर सॉल्वेंट लिया है, सपोज दैन अभी आपने ये बात करी है कि हमने सर प्योर वाटर लिया, उसे बॉयल किया, उसका वेपर प्रेशर में नोट किया, लेकिन जब हमने उसमें सॉइल मिला दी, सॉइल गया, वाटर के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करेगा, ना तो खुद वोलेटाइल होगा, मीन्स ना तो खुद वेपर बनाएगा और ना ही वाटर मॉलिक्यूल्स को वेपर बनाने देगा। जब वेपर नहीं बनेगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस पर कम होंगे, तो उनके द्वारा लगाया गया प्रेशर भी कम होगा। यही बात ये यहाँ कह रहे हैं कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट के साथ क्या मिला देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इम्प्योरिटी के फॉर्म में मिक्स कर देते हैं, तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अब यह वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है? तो उनका कहना है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो वेपर प्रेशर लोअर हुआ है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आपने सॉल्यूट पर्टिकुलर प्योर सॉल्वेंट के साथ आपने मिक्स किया है, तो इनके अकॉर्ड जब आप प्योर सॉल्वेंट के साथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं, तब उस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। यह वेपर प्रेशर का जो लोअरिंग होती है या जो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, यह पर्टिकुलर उन सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है जो कि नॉन वोलेटाइल है और आपने उसे प्योर सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन कंटेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। मीन्स क्या हुआ? उनका कहना है कि जब आपने प्योर सॉल्वेंट लिया, उस प्योर सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, वह नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो प्योर सॉल्वेंट के साथ मिस वोलेटाइल सॉल्वेंट के साथ मिला है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वह सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, और जितना मोल फ्रैक्शन निकलेगा उतने ही वेपर प्रेशर में लोअरिंग देखने को मिलेगी। डियर स्टूडेंट, तो हमने इसे समझा क्या? हमने ये माना कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होते हैं और मिक्स होकर के एक नई स्टेज सॉल्यूशन डेवलप करते हैं।
अभी हमने माना था कि एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होती है तो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाती है लेकिन हमने ये ना सोचा कि एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है मीन्स इस पूरी यूनिवर्स में पर्टिकुलर को सारा का सारा मटेरियल में कितना मटेरियल लिक्विड, कितना सॉलिड और कितना गैसेस होगा। मीन्स जब तक दो स्टेज के बीच में क्या इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होता तब तक एक स्टेट दूसरे में या दूसरी पहले में इंटर कन्वर्ट नहीं होती। मीन्स यदि हम लिक्विड को बॉयल कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि लिक्विड के जितने मॉलिक्यूल्स वेपर में बदल रहे हैं उसी समय कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर वेपर के उतने ही मॉलिक्यूल्स किस में बदल रहे हैं, लिक्विड में बदल रहे हैं, तब ये रेशियो मेंटेन होता है। यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मीन्स पर्टिकुलर सालूट या सॉल्वेंट या पर्टिकुलर सालूट एंड सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, पर्टिकुलर दो स्टेट के मॉलिक्यूल्स उनका मोल, उनके मोल फ्रैक्शन एक पर्टिकुलर समय पर कितनी उनका कितना नंबर कब इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे अभी हमने वेपर प्रेशर की बात करी, हमने कहा एक स्टेट है लिक्विड, दूसरी स्टेज है वेपर, एक स्टेज दूसरे में कन्वर्ट होगी। हमने एक बीकर लिया, उस पे वाटर लिया, प्योर वाटर, और उस प्योर वाटर को हमने बॉईल करना शुरू किया। एक डेफिनेट टेम्परेचर के बाद हमने क्या देखा कि उस वाटर की सरफेस पर जितने मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में प्रेजेंट हैं उन वेपर स्टेट पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा वो वेपर प्रेशर होगा। फिर दूसरा हमने कहा कि उस समय पर उस लिक्विड के ऊपर एटमॉस्फेयर के जितने मॉलिक्यूल्स द्वारा प्रेशर लगाया जाएगा वो वेपर प्रेशर हुआ। मतलब दो स्टेजेज हुई, पहले लिक्विड और दूसरा वेपर। तो लिक्विड और वेपर दोनों स्टेजेस द्वारा जितने मॉलिक्यूल्स के बीच में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा उस इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होते समय या होने पर जितने मॉलिक्यूल्स उस पर्टिकुलर फेज में प्रेजेंट होंगे उनके द्वारा जितना प्रेशर लगाया जाएगा वो वेपर प्रेशर होगा। फिर हमने दूसरा क्वेट रखा क्या कि जब हम प्योर वाटर लेते हैं और उसका वेपर प्रेशर मेजर करते हैं और जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल मटेरियल मीन्स ऐसा मटेरियल या ऐसा सालूट जो वेपर नहीं बनाता उसे मिक्स कर देते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि प्योर जो सॉल्वेंट था उसमें जब इम्प्योर या नॉन वोलेटाइल सालूट मिलाया गया तो उसके वेपर प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो गया या वेपर प्रेशर में लोवरिंग देखने को मिली। तब आया राउल्ट लॉ के अकॉर्ड क्या बात हुई कि जो भी सॉल्यूशन आपके पास है उस सॉल्यूशन में जो प्योर सॉल्वेंट है वो जो कि वोलेटाइल है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जितना अमाउंट मिलाया गया है वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा और जितना उसका मोल फ्रैक्शन होगा उतने ही उसके वेपर प्रेशर में डिक्रीजमेंट या लोवरिंग देखने को मिलेगी। डियर स्टूडेंट, इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला है, उसे आप सॉल्व करिएगा। आफ्टर वी हैव यूज द बोर्ड एंड सॉल्व द डिफरेंट टाइप ऑफ queries which are related to your Raoult law and lowering of vapor pressure. Next one is the elevation of boiling point. Dear student, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी लो वेपर प्रेशर। हमने वेपर प्रेशर में लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और राउल्ट लॉ को एक साथ इंटीग्रेटेड मैनर में स्टडी करी। सेकंड है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं। एनी लिक्विड बॉयल एट अ डेफिनेट टेम्परेचर which is called the boiling point. देर समझिए व्हाट इज़ द बॉइलिंग। आपने कहा सो एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देयर स्टूडेंट, elevation of boiling point and that is it is a colligative property we have learnt in next video.